हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 ऑफ आर एफएम कंपोनेंट। एंड इन टुडेस लेक्चर we will be studying the topics related to the interest calculation, the annuities and the debt repayment. तो आज हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। वेरी सिंपल टॉपिक्स जिनको ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, और कुछ एग्जामिनेशंस के लिए भी आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस. So we will also talk about this. Then after that we will talk about annuities. प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज एन्युइटीज की कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, जिसके ऊपर हमें कुछ सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं एग्जाम में. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड फाइनली डेट रिपेमेंट. ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. क्योंकि आज ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स हमें अच्छे खासे मार्क्स फेच करा सकते हैं एग्जाम के अंदर, खास तौर पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की या एन्युइटीज की वैल्यू कैलकुलेशन की बात करूं तो. राइट, तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की. वी ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द बोरोड अमाउंट. और ये सबसे सिंपल तरीका होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का. तो फॉर्मूला भी आपको बहुत सिंपल है, जो आपको पता है कि प्रिंसिपल दैट इज द ओरिजिनल अमाउंट विच इज बोरोड. जितना अमाउंट आपने बोरो किया है वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा. इस प्रिंसिपल के ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, और टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जा रहा है वो टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दी एंटायर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 100 टू गिव अस द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर है? अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है. देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट से. अ स्टूडेंट परचेज द कंप्यूटर बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट. द कंप्यूटर कॉस्ट्स रुपीज 60,000 and the simple interest rate on the loan is rupees 12% per annum. If the loan is to be paid back, not feedback, paid back. If the loan is to be paid back after 2 years, calculate the amount of total interest to be paid and the total amount to be paid after 2 years. Very simple question. टू यूज दिस फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए. प्रिंसिपल कितना है? 60,000 रुपीज. क्योंकि कंप्यूटर कितने का है? 60,000 रुपीज का है, और उसको 60,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू बाई द कंप्यूटर. तो ही विल बोरो रुपीज 60,000. नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. यूजुअली आपको जो क्वेश्चंस में रेट दिया रहता है वो पर एनम का इंटरेस्ट रेट होता है, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यहां पर आपको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो देयर इज नो नीड टू बाइफरकेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन मानकर चलिए अगर ऐसी कोई पेमेंट्स हैं, जब हम आगे डेट रिपेमेंट की बात करेंगे, जहां पर आपको मंथली पेमेंट करनी होती है, तो वहां पर आप मंथली इंटरेस्ट भी निकालते हो कि कितना निकलेगा. यहां पर आपको मंथली पेमेंट कुछ नहीं करनी है. यहां पर आपको सिर्फ ये बताना है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द लोन. राइट, सो यू नीड नॉट डिवाइड दिस 12% पर एनम इनटू 1% पर मंथ. क्योंकि अगर हर साल 12% का रेट लग रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि हर महीने आपको 1-1% का इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा. राइट, सो यहां पर आपका 12% पर एनम इज द इंटरेस्ट रेट. So using this formula, and we also know the time. The time is the loan is to be paid back in 2 years. 2 सालों में लोन पेड बैक हो जाएगा. अब आपको टाइम भी पता चल गया, दैट इज 2 years. तो यूजिंग द फॉर्मूला द सिंपल इंटरेस्ट विल कम आउट टू बी 60,000, दैट इज प्रिंसिपल, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12 है, एंड 2 years का टाइम आपको पेमेंट करने में लगेगा. तो दैट इज द फॉर्मूला. राइट, एंड यू हैव द कैलकुलेटर अवेलेबल विथ यू इन द एग्जामिनेशन एज वेल. तो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर का पूरा पूरा यूज करना है. कोई भी स्कोप कैलकुलेशन मिस्टेक का छोड़ना नहीं है. तो मैं भी यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ. 60,000 इंटू 12 इंटू 2 is coming out to be 14,40,000 divided by 100 is coming out to be 14,400. So this is the amount of total interest to be paid. यानी कि पूरे 2 साल के अंदर जो टोटल 60,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बना, वो कितना बना? 14,400 रुपए. तो 14,400 रुपए उसको पेमेंट करनी है एट द एंड ऑफ द 2 years. तो टोटल अमाउंट कितना पे हो जाएगा? एक तो ये इंटरेस्ट 14,400 का पे करेंगे. इसके अंदर जो पहले हमने अमाउंट बोरो किया था, या प्रिंसिपल जो बोरो किया था 60,000 रुपीज, वो भी इसके अंदर ऐड होगा. सो इट विल कम आउट टू बी 74,400 रुपीज. This is the total amount to be paid back. So that is how we calculate simple interest. It is very simple. There is no doubt about this. फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो पीरियोडिकली पे होता है एंड एक्यूमुलेट होता जाता है इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल. हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा कि जो भी हम अमाउंट बोरो करते हैं, सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट दैट इज चार्जेबल, उसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दोबारा नहीं लगाया जाता.
तो अगर हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में कि 60,000 रुपीज मुझे 2 साल में पे करने थे, तो पहले साल में जो 60,000 है उस पे 12% का इंटरेस्ट लगता, और जो इंटरेस्ट लग रहा था उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट सेकंड ईयर में नहीं लगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड बैक अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर द एन नंबर ऑफ ईयर्स इज कमिंग आउट टू बी प्रिंसिपल, यानी कि जितना अमाउंट आपने बोरो किया है, multiplied by 1 plus rate of interest divided by the number of payments that you have to make, कि साल में कितनी बार जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होगा, raised to the power of n into t, that is the number of interest compounding and the time that is taken to repay the loan. तो इसका ये मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि साल के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो मंथली कंपाउंड होता है, यानी हर महीने जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसके ऊपर हम दोबारा से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कई बार साल में बाई मंथली या सेमी एनुअली आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होगा। सेमी एनुअली का मतलब है कि 6 महीने में जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसके ऊपर दोबारा हम 6 महीने का इंटरेस्ट जो है ऐड करेंगे। इसे बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। सो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट दैट हैज टू बी पेड बैक आफ्टर अप्लाइंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखें, अगर इंटरेस्ट रेट और जो टोटल डिपॉजिट टाइम है वो हम सेम रखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं लोन के ऊपर, देन मोर इंटरेस्ट इज अर्न्ड बाय डिक्रीजिंग द कंपाउंडिंग पीरियड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से आई बोरो रुपीज 10,000 एंड ये 10,000 रुपीज में बोरो कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया, 10,000 रुपीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम सेइंग इज अगेन 12% पर एनम, राइट। तो अब हर महीने अगर मेरा इंटरेस्ट कंपाउंड हो, यानी कि एवरी मंथ माय इंटरेस्ट इज गेटिंग कंपाउंडेड, दैट मींस आफ्टर 1 मंथ ये 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, यानी हर महीने 1% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसका मतलब एक महीने के बाद एडिशनल इंटरेस्ट मेरे अमाउंट के अंदर क्या जुड़ जाएगा, 1% ऑफ रुपीज 10,000। 1% ऑफ रुपीज 10,000 विल कम आउट टू बी 100 रुपीज। सो इन द सेकेंड मंथ माई टोटल अमाउंट विल बिकम 10,000 प्लस 100। ये इंटरेस्ट भी उसके अंदर हम जोड़ लेंगे एक महीने के बाद, तो ये कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, एक महीने के बाद टोटल अमाउंट विल बिकम 10,100। सिंपल, क्लियर हुआ आपको। इसी तरीके से सेकंड मंथ के अंदर जब हम दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम किस अमाउंट पे करेंगे, 10,100 पे। इसका हम दोबारा से 1% लेंगे, कितना निकल कर आएगा इंटरेस्ट, 101, 101 रुपए, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 10,201। तो दैट इज हाउ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन ऑन मंथली बेसिस। लेकिन अगर इंटरेस्ट मेरा 6 मंथली बेसिस पे कंपाउंड होगा या एनुअल बेसिस पे कंपाउंड होगा, तो ये मेरे हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर नहीं जुड़ेगा। अगर मैं हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कंपाउंड करता हूं, तो आफ्टर बोरोइंग द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स माय इंटरेस्ट विल बी पेड, और 6 महीने के बाद मेरा इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा आफ्टर 6 मंथ्स, it will come out to be 6% of 10,000 rupees. 6% of 10,000 rupees will come out to be 600 rupees. अभी जो 600 रुपए हैं 6 महीने के बाद, इन 600 रुपए के बाद मेरा अमाउंट कितना बन गया, 10,600 रुपए। और आफ्टर 12 मंथ्स दोबारा से जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ऑफ 6% ऑफ 10,600 रुपीज। ठीक है, तो 6% ऑफ 10,600 रुपीज विल कम आउट टू बी 10,600 इंटू 0.06 is 636 rupees. So after 1 year, my total amount will be 10,600 plus 636 rupees, that is 636, 10,600 plus 636 is 11,2 this will be the amount. तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर मैं इंटरेस्ट को 6 महीने पे कंपाउंड करूं तो मेरे को कम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर मैं हर महीने कंपाउंड करता हूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं यहां हर महीने आपका इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए, नेक्स्ट महीने में 101 रुपए, नेक्स्ट महीने में जाएंगे तो 102 रुपए, नेक्स्ट महीने में जाएंगे 103 रुपए। तो हमारा जो इंटरेस्ट है 6 महीने के बाद वो पक्का 600 रुपए से ज्यादा आएगा, क्योंकि हर महीने मेरा इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपए, 101 रुपए, 102 रुपए, 103 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो आफ्टर 6 मंथ्स द इंटरेस्ट विल बी मोर देन 600। लेकिन अगर मैं 6 मंथ पे ही इंटरेस्ट को कंपाउंड करता हूं, तो इसका मतलब है मुझे 6 महीने के बाद सिर्फ 600 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर आप एक चीज समझ लिए, कंपाउंडिंग पीरियड, कंपाउंडिंग पीरियड इज द नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज एडेड टू द अमाउंट, और फिर उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो चाहे तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल करके उसको अमाउंट में जोड़ के सेकेंड ईयर से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें, या फिर हम हर महीने जितना इंटरेस्ट निकल रहा है वो अमाउंट में जोड़कर हर महीने उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते रहें। तो अगर हम हर महीने चार्ज करेंगे तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर इफ द इंटरेस्ट रेट इज सेम एंड द डिपॉजिट टाइम इज सेम, मोर इंटरेस्ट
कैन बी जनरेटेड बाय डिक्रीजिंग द कंपाउंडिंग पीरियड। ये याद रखिएगा, कंपाउंडिंग पीरियड को साल से कम करके 6 महीने कर दो, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने से कम करके 3 महीने कर दो और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 3 महीने से 1 महीना यानी हर महीने इंटरेस्ट कंपाउंड करो तो यू विल गेट द इंटरेस्ट मोर, राइट। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट हर साल जो है वो कंपाउंड होता है, तो हमारी जो वैल्यू है ए की वो कितनी निकल कर आएगी, ए इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज्ड टू पावर आर टी। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको अमाउंट नहीं देता है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि अगर इंटरेस्ट हर साल आप कंपाउंड करते हैं, सॉरी कंटिन्यूअली कंपाउंड करते हैं, लगातार आपका हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपने इंटरेस्ट को टी यानी कि टी ईयर्स के लिए उसको बोरो किया है, और आर इज द इंटरेस्ट रेट, राइट। एक रूल ऑफ 72 भी याद रखना है आपको। रूल ऑफ 72 सिंपल कहता है कि अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपने लोन ले रखा है, तो वो जो पूरा अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट को जोड़ जोड़ के डबल होने में, उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जितना भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 72 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट आता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड करो, जो आपका नंबर आएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू डबल दैट इन्वेस्टमेंट, टू डबल दैट लोन, राइट। इसके बाद ये क्वेश्चन चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। The simple interest in 3 years and the compound interest in 2 years on a certain sum of money at the same rate are 1200 and rupees 832 respectively. Find the rate of interest, the principal and the difference between compound and simple interest for 3 years. Now solve this question. वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए और बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं फटाफट से यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो लोन्स दिए गए हैं और दोनों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, तो सेम रेट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। लेकिन पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पी पी हमें पता नहीं है, द सम इज नॉट नोन एंड दिस सम इज इक्वल इन बोथ द लोन्स, लेकिन ये सम हमें पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। रेट भी हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। टाइम तो पता है, 3 साल का टाइम है, एंड दिस वैल्यू इज 1200 रुपीज। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 832 रुपए, 832 रुपीज आफ्टर 2 ईयर्स। यहां पर 2 साल के बाद ही 832 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो मुझे पता है कि अंडर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 2 साल के बाद जब मैं अमाउंट निकालने जाता हूं टोटल लोन का, टोटल लोन का अमाउंट कितना निकल कर आएगा, द प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जो मुझे नहीं पता, ओवर 100 रेज टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 2 साल के लिए हमने इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाला है। तो ये तो मेरा अमाउंट है। इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा 832 रुपीज। क्लियर हो रहा है आपको, ये मेरा टोटल अमाउंट था। इस अमाउंट से अगर मैं प्रिंसिपल ओरिजिनल लोन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरा इंटरेस्ट निकल कर आएगा 832 रुपीज, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, इफ वी सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1, हमें पता चल रहा है कि यहाँ P इंटू आर बाई 100 इज कमिंग आउट टू बी 400। P into R by 100 is coming out to be 400. ओके, सिमिलरली अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर देते हैं इन दी 832 रुपीज इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो P इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर प्लस 2R बाई 100 माइनस P। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 832 इज इक्वल टू P माइनस P, P माइनस P ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा P आर स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर प्लस 2PR बाई, हमें PR बाई 100 की वैल्यू तो पता है कितनी है, 400 रुपए। इस 400 को हम यहां पर ऐड कर देते हैं तो यहां पर कितना निकल कर आएगा, 832 इज इक्वल टू P इंटू आर बाई 100, इफ वी टेक इट कॉमन दैट इज 400, दैट इज R बाई 100 प्लस 2। क्लियर हो गया आपको। तो दिस इज द वैल्यू। अब इसको हम अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आर की वैल्यू यहां से बहुत इजीली निकल कर आ जाएगी, 832 माइनस 800, दिस इज इक्वल टू 400 इंटू आर बाई 100 दैट इज 4R। so R is equal to 4R is equal to 32 and R is equal to 8। क्लियर हुआ, थोड़ी सी लंबी सॉल्व हो गई इक्वेशन, लेकिन दिस इज द करेक्ट एंड दी मोस्ट लॉजिकल वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो फटाफट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दिस।
ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चंस के अंदर होंगे आपके एग्जाम में, उन ऑप्शंस को देखकर भी यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेटर के अंदर चारों ऑप्शंस की वैल्यू डालो, आपका आंसर वहां पर निकल कर आएगा। यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, ये हमें पता करना था कितना निकला रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8%। ठीक है, प्रिंसिपल ही पता कर लो, प्रिंसिपल तो पता करना बहुत ईजी है, पी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू 400। सो यहां से आर की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो पी इज इक्वल टू 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। So this will come out to be 50 into 100, that is 5000. This is the principal amount. ठीक है, फाइनल चीज हमें क्वेश्चन में एक और पूछी गई थी, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। 3 सालों में कितना डिफरेंस आएगा? तो 3 सालों में मुझे पता है कि पी इंटू आर इंटू 3/100 जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो 1200 रुपए की आई थी। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट तो 3 साल के बाद पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और मैं निकाल लेता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट मुझे पता है कितना है, 5000 रुपीज, और 2 साल के बाद का इंटरेस्ट भी मुझे पता है 832 रुपीज। तो आफ्टर 2 इयर्स द टोटल अमाउंट इज 5832। इतने अमाउंट के ऊपर मुझे एक बार और 8% की दर से 1 साल का इंटरेस्ट लगा देना है। वो इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा? अगेन 5832 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, एंड साल जो है वो 21 साल है। तो ये अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है? 5832, यूज योर कैलकुलेटर। 5832 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 इज इक्वल टू 466.56। इस वैल्यू को भी ऐड कर दो, 466.56 इंटू 5832 इज कमिंग आउट टू बी 6298.56। ये मेरा टोटल अमाउंट आ गया 3 साल के बाद। मुझे तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट तो मुझे पता है 832 प्लस 466.56, ये इंटरेस्ट है और यहाँ 1200 इंटरेस्ट है। वेरी इजिली यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दी कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? So that is how, my dear friends, we actually calculate simple and compound interest. Although I know कि ये जो दो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। एक है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो रेट है जो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द इंटायर लोन पीरियड। अगर आपने लोन की बिगिनिंग में ही लेट अस से 10% पर एनम पे लोन लिया है, तो वो पूरे टेन्योर के दौरान, पूरे लोन पीरियड के दौरान रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, दिस रेट इज नॉर्मली हायर देन द फ्लोटिंग रेट as it is not affected by market conditions, because this rate is not going to change. तो इस रेट को यूजुअली अगर हम देखें तो इसको हम हाई रखते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट, ये आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। इस लोन के अंदर आपका जो रेट है वो फिक्स नहीं है। तो मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और मार्केट का अगर इंटरेस्ट डाउन होता है तो आपके लोन का इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा। यूजुअली ये जो रेट्स हैं वो किसी बेंचमार्क रेट से लिंक्ड होते हैं, जैसे मीबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफिस रेट, या लंदन इंटरबैंक ऑफिस रेट, या कोई और बेंचमार्क जो है जिससे इंडिया के अंदर बैंक या बेसल रेट के ऊपर हम अपने इंटरेस्ट रेट को बेस कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल चेंज ड्यूरिंग द लोन पीरियड, व्हाइल दी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल नॉट चेंज। और इसीलिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको थोड़ा सा मार्केट के इंटरेस्ट रेट से हाई रखा जाता है कि फ्यूचर में अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए तो भी हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में नुकसान ना हो। ठीक है, इसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट इज पेड बिफोर द लोन इज डिसबर्स्ड। लेट अस से कि मैं 10,000 रुपए का लोन लेने गया हूं और मेरे पूरे लोन पीरियड में जो मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 900 रुपए का। तो जब मैं लोन लेने जाऊंगा तो पहले ही इंटरेस्ट डिडक्ट करके मुझे लोन दिया जाएगा। तो मेरे 10,000 में से 900 रुपए सब्ट्रैक्ट करके मुझे 9,100 रुपए का लोन जो है दिया जाएगा। सो और मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये होता है फ्रंट एंड इंटरेस्ट, यानी कि लोन देते समय ही इंटरेस्ट पूरा जो मैंने डिडक्ट कर लिया। ठीक है, बैक एंड इंटरेस्ट में जो है पूरा लोन का अमाउंट 10,000 रुपए मुझे मिलेगा, और मुझे जितने टाइम तक वो लोन मिला है, मुझे अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट आई विल हैव टू पे बैक दी लोन सब्सिक्वेंटली। मैं बाद में जो है उस लोन को पे करता रहूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रंट एंड इंटरेस्ट है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप देखिए आपको एक्चुअल में जो लोन अमाउंट मिल रहा है वो कम मिलेगा। बिगिनिंग ऑफ लोन में ही जितने अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया था उससे इंटरेस्ट डिडक्ट करके लोन दिया गया है, यानी कि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट मिला है वो कम मिला है। राइट, और लोन आपने पहले ही, इंटरेस्ट आपने पहले ही पे बैक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। डिफॉल्ट के चांसेस यहां नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर लिया है, और प्रिंसिपल पेमेंट की जो पेमेंट है वो बस बाकी बची हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज योर फ्रंट एंड इंटरेस्ट एंड बैक एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट पहले ही लग जाएगा, बैक एंड इंटरेस्ट बाद में लोन को डिसबर्स करने के लगेगा। इसके बाद एन्युइटीज। नाउ दिस इज अ कंसेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एन्युइटी का मतलब क्या है? एन्युइटीज आर अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स। एक फिक्स्ड अमाउंट
जो आपको एक रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या हर 2 महीने पे या हर 6 महीने पे या हर साल आपको एक अगर फिक्स्ड अमाउंट में दूँ, आपको पे करूँ या आपसे चार्ज करूँ, तो मैं उसको एक एन्युइटी बोलता हूँ। ठीक है? और ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होने वाली है, यानी कि लेट अस से 5 इयर्स के लिए, 6 इयर्स के लिए, 7 इयर्स के लिए, और हर साल कितनी बार आप पेमेंट करेंगे, वो भी इसके अंदर फिक्स रहेगा। तो अगर हम इसको समझें, लेट अस से आई वांट टू रेंट अ हाउस। मैं उस हाउस की जो रेंट दे रहा हूँ, मुझे हर साल का जो रेंट है वो 1-1 लाख रुपए मुझे देना पड़ता है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जनवरी 2021 एडवांस में ही मुझे 1 लाख रुपए रेंट उस हाउस के लिए देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर दोबारा से मुझे 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर दोबारा से मुझे 1 लाख रेंट देना पड़ेगा। मुझे ये रेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी ओवर द ईयर्स। ठीक है? तब ये एन्युटी कहलाएगा। अगर रेंट का वैल्यू यानी वो अमाउंट जो मुझे पे करना है, ये सेम रहे और कितने पीरियड में वो अमाउंट पे करना है वो भी सेम रहे। हर साल पे कर रहा हूँ, कितना अमाउंट पे कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। तो दैट विल बिकम अ एन्युइटी। नाउ आई एम पेइंग द रेंट। सिमिलरली फॉर द लैंडलॉर्ड, ही इज रिसीविंग द रेंट आफ्टर 1 ईयर फॉर रुपीज 1 लाख। हर 1 साल पे उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स होती है, इसको हम एन्युइटी बोलेंगे। सिमिलरली लोन व्हिच यू टेक, लोन आपने जनवरी 2021 में कार परचेज करने के लिए आपने एक लोन लिया, और उस लोन की अब जो पेमेंट आप करते हो, वो आप ईएमआई के फॉर्म में करते हो। यानी कि आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपए जो है वो पे कर रहे हो। सो जनवरी 2021 यू पे 10,000, देन फरवरी यू पे 10,000, देन मार्च यू पे 10,000। सो अगेन ये एक एन्युइटी पेमेंट है आपके लिए, जहाँ पर आप हर महीने एक फिक्स्ड पेमेंट कर रहे हो अपने लोन गिवर को। एंड सिमिलरली द पर्सन हु हैज गिवन यू द लोन, फॉर हिम और हर, दिस इज अ एन्युइटी रिसीट, जहाँ पर उसको हर महीने 10-10 हज़ार रुपए का पेमेंट रिसीव हो रहा है। ठीक है? तो ये तो हो गई एन्युइटी का मतलब। एन्युइटी क्या होता है? एक फिक्स्ड पेमेंट जो आपको रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मिले। नाउ एन्युइटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज ऑर्डिनरी एन्युइटी, नॉर्मल एन्युइटी, एंड अनदर वन इज एन्युइटी ड्यू। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। ऑर्डिनरी एन्युइटी में पेमेंट्स दे अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, व्हाइल इन एन्युइटी ड्यू द पेमेंट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। यानी जो मैंने कहा कि मैं रेंट पे करूंगा, और रेंट जो मैं पेमेंट करने वाला हूं, आई विल पे इन एडवांस। तो एवरी ईयर इन द जनवरी मंथ आई विल पे द रेंट फॉर माई हाउस। So this is basically a payment which is occurring at the beginning of each period. So my first payment, the first payment in annuity due, it will go on the same day. जिस दिन मैंने पेमेंट स्टार्ट करी, उसी दिन मेरी पहली पेमेंट चली गई एन्युइटी ड्यू में, क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो रही है। इसका मतलब हर साल की बिगिनिंग में मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन वहीं अगर लेटर से मैं रेंट एडवांस में ना पे करके मैं डिलेड रेंट पे करूं, मैं हर साल हाउस को यूज करने के बाद दिसंबर में वो रेंट पे करूं, तो ये एक आफ्टर एंड ऑफ ईच पीरियड मेरी एन्युइटी बन जाएगी। यानी मुझे हर दिसंबर में रेंट पे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फर्स्ट ईयर आई विल यूज द हाउस फॉर 1 ईयर एंड देन आई विल पे द रेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये ऑर्डिनरी एन्युइटी है, जहां पर एक साल या एक पीरियड खत्म होने के बाद आपको जो है पेमेंट मिलती है। और ऑर्डिनरी एन्युइटी में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपकी जो पेमेंट है, इस वजह से एक पेमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि आपको एडवांस में पेमेंट नहीं करनी। जैसे अगर मैं एडवांस में रेंट दे रहा हूं, तो मुझे साल का जो रेंट है वो पहले ही बिगिनिंग में देना है, और जो लास्ट ईयर होगा मेरा, दैट इज द 5th ईयर, लेटर से मैं 5 साल के लिए हाउस रेंट पे ले रहा हूं, तो 5th ईयर के बिगिनिंग में ही मैं रेंट पे कर दूंगा। ठीक है? लेकिन ऑर्डिनरी एन्युइटी में आप समझ रहे हैं, मैं हर साल के एंड में जो है वो पेमेंट करता हूं। तो इसलिए मेरा फर्स्ट ईयर की जो पेमेंट है वो आपकी सेकंड ईयर में होगी, सेकंड ईयर की पेमेंट थर्ड ईयर में होगी, थर्ड ईयर की पेमेंट फोर्थ ईयर में होगी, फोर्थ ईयर की पेमेंट फिफ्थ में, और फिफ्थ ईयर की पेमेंट नहीं होगी। एक पेमेंट आपकी कम होगी ऑर्डिनरी एन्युइटी के अंदर। क्लियर? दिस ऑर्डिनरी एन्युइटी इज लेस रिस्की बिकॉज यू कैन यूज द मनी फॉर लॉन्गर बिफोर मेकिंग पेमेंट्स। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं ऑर्डिनरी एन्युइटी और एन्युइटी ड्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, कि उस पूरे पीरियड के दौरान जो मुझे पेमेंट अगर मैंने एडवांस में कर दी, मैंने पीरियड के बिगिनिंग में ही कर दिया, तो मेरे पास वो पूरे टाइम में वो पेमेंट कम हो गई। मुझे 5,000 रुपए अगर पे करने थे और मैंने दिसंबर में ही, जनवरी में ही कर दिए हैं, तो पूरे साल के लिए 5,000 रुपए मेरे पास से चले गए। लेकिन अगर मुझे 5,000 रुपए साल के एंड में पे करने हैं, तो मैं वो पूरे साल में पहले जो 11 महीने हैं, मैं उस 5,000 रुपए को कहीं यूज कर सकता हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उस पर इंटरेस्ट ले सकता हूँ, और बाद में इन दिसंबर वो 5,000 रुपए मैं पे कर दूंगा जिसको भी मुझे पे करने हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ऑर्डिनरी एन्युइटी है, वो थोड़ी लेस रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पे मनी आपके पास ज़्यादा समय तक रहती है। लेकिन एन्युइटी ड्यू के अंदर आपका रिस्की होता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ यहाँ पर आपको पेमेंट्स इमीडिएटली करनी होती है, शुरुआत में ही करनी होती है। ठीक है? इसके अलावा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी इज लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ड्यू। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू ऑफ द एन्युइटी का। वैल्यू ऑफ द एन्युइटी इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड जिसके ऊपर आप पेमेंट्स कर रहे हो। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युइटी का होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू एन्युइटी ड्यू। कैसे होगा, इसको एक बार समझ लेते हैं।
इसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम कंसेप्ट ऑफ मनी। द मनी हैज अ वैल्यू विच इज अटैच्ड विथ टाइम। टाइम के साथ मनी की वैल्यू चेंज होती है। लेट अस से देयर इज अ पर्सन, एंड उस पर्सन को मैं कह रहा हूं कि आपको 1 लाख रुपए 1 जनवरी 2024 को मिलेंगे और 1 लाख रुपए 1 जनवरी 2025 को मिलेंगे। तो यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज इन 2024 बिगिनिंग एंड 1 लाख रुपीज इन 2025 बिगिनिंग। नाउ फॉर दिस पर्सन, उसको मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि या तो आप 2024 में 1 लाख ले लो या 2025 में 1 लाख ले लो। चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कौन सा 1 लाख रुपए चाहिए, जो 2024 में मिल जाए या 2025 में मिल जाए? तो अब ये पर्सन के ऊपर एक क्वेश्चन है कि मेरे लिए वैल्यूएबल कौन सा ज्यादा पेमेंट मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ही इज इन कंफ्यूजन। सो द मनी विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, इसको हमें समझना होगा कि ये जो मनी हम आज 1 लाख रुपए का मनी ले रहे हैं, इट विल हैव अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ लेस देन 1 लाख। ये जो 1 लाख रुपए मैं आज के समय ले रहा हूं, इसके टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर 1 लाख जो आज मिलेगा, टुडे द 1 लाख दैट आई एम गेटिंग इज मोर वैल्यूएबल देन द 1 लाख दैट आई विल बी गेटिंग इन फ्यूचर। So basically it is saying that 1 lakh rupees that you will get in January 2025, this is going to be less valuable, but the 1 lakh you will be getting in 2024, this is going to be more valuable. और इसका एक रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। रीजन क्या है कि अगर ये मुझे 2024 में 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो मैं पूरे 2024 के टाइम पीरियड में उस 1 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं किसी को लोन दे दूंगा और मुझे इसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? सो आफ्टर 1 जनवरी 2024 आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज, एंड ये 1 लाख रुपए जब तक मैं 1 जनवरी 2025 तक पहुंचूंगा, इस 1 लाख में कुछ इंटरेस्ट ऐड होकर, लेट अस से इस 1 लाख में 10% का पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, तो आफ्टर 1 ईयर ऑन दिस 1 लाख आई विल बी गेटिंग 10% इंटरेस्ट। 10% इंटरेस्ट का मतलब है कि 10,000 रुपए मुझे इस 1 लाख के ऊपर एडिशनल मिल जाएंगे। 2024 में इस 1 लाख की वैल्यू होगी 1.1 लाख। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या था कि मुझे 2025 में 1 लाख रुपए मिल जाए। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं 2025 में 1 लाख रुपए ले लूं, वो मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन मैं अभी 1 लाख रुपए ले लेता हूं और 2025 में जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास टाइम के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक मनी के ऊपर, एक अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब कि अ सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सम ऑफ मनी विल बी इन अ फ्यूचर डेट ड्यू टू द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द मनी। क्योंकि मनी से एक पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से पैसा बनता है, इस वजह से जो पैसा आज मेरे पास है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर। तो ये तो बात ठीक है, 1 लाख रुपए आज है, लेकिन 1 साल बाद मेरे पास 20 लाख रुपए होंगे, तो ऑब्वियसली 20 लाख की वैल्यू वहां ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर 1 लाख रुपए मेरे पास आज हैं और 1 लाख रुपए 1 साल बाद हैं, तो जो आज 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी 1 साल के बाद, क्योंकि मैं बीच के टाइम में उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न कर लूंगा। क्लियर? अब इस वजह से जो वैल्यू ऑफ एन्युइटी है वो चेंज होगी, क्योंकि एन्युइटी में हमने क्या देखा, दैट वी आर मेकिंग अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स ओवर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, एंड द वैल्यू ऑफ पेमेंट, द अमाउंट ऑफ पेमेंट इज गोइंग टू बी द सेम। तो मैं अगर हर साल 5,000 रुपए किसी को पे करता हूं, तो आप मानिए कि जो मैं 5,000 रुपए आज पे करूंगा उसकी वैल्यू ज्यादा है। 1 साल बाद फिर 5,000 पे करूंगा, उसकी वैल्यू 5,000 नहीं रही, थोड़ी कम हो गई। उसके बाद 5,000 और पे करूंगा, उसकी वैल्यू 5,000 नहीं रही, थोड़ी कम हो गई। तो ये जो वैल्यू ऑफ एन्युइटी है, ये इस वजह से चेंज होती है। तो यहां पर आप समझिए, लेट अस से एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ऑर्डिनरी एन्युइटी आई हैव टू पे द मनी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आई हैव टू पे 1,000 रुपीज। ठीक है, मैं हर महीने या हर साल के बाद हजार हजार रुपए की पेमेंट कर रहा हूं। अब ये जो 1,000 रुपए की पेमेंट है, आप इसको समझिए, द फर्स्ट ईयर दैट आई मेक अ पेमेंट ऑफ 1,000 रुपीज, इसके ऊपर अगर मैं निकालूं कि पूरे नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर मैं इस 1,000 रुपए को इन्वेस्ट करता और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता 5% का, तो आफ्टर 5 ईयर्स ये जो 1,000 रुपए है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1,215 रुपए, अगर मेरे पास 1,000 रुपए रहते। इसी तरीके से सेकंड ईयर में जो मैंने 1,000 पे किए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आफ्टर 5 ईयर्स? 1,157। 1,000 रुपीज और मैंने पे किए, 1,102। फिर मैंने चौथे साल में 1,000 रुपए जो दिए थे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 1,050। और जो मैंने फिफ्थ ईयर में मैं 1,000 रुपए दूंगा, उसकी वैल्यू उस वक्त कितनी रहती है? 1,000 रुपए। समझ आया आपको? तो जो मैंने पैसे पहले दे दिए, जो मैंने आज पैसा दे दिया 1,000 रुपए का, 5 साल के बाद उसका वैल्यू 1,200 रुपए हो जाएगा। और इसी तरीके से जो मैं फिफ्थ ईयर में 1,000 रुपए दूंगा, उसका वैल्यू फिफ्थ ईयर में 1,000 रुपए ही रहेगा। तो ये जो टोटल मैंने पेमेंट की, आपको लगेगा आई हैव मेड 5 पेमेंट्स ऑफ 1,000 रुपीज, दैट इज 5,000 रुपीज। ऑर्डिनरी आप ये सोच रहे हैं कि हर साल 5,000 रुपए पे करने हैं, तो टोटल जो एन्युइटी आपको पे करनी है, टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है, कितना हुआ? 5,000 हुआ? नहीं, 5,000 नहीं हुआ।
उसमें आप ये भी देखिए कि हर साल में आप इंटरेस्ट कितना उस 1000 रुपए के ऊपर कमा सकते थे। तो एक्चुअली जो फ्यूचर वैल्यू है, यानी फ्यूचर में ये जो 5 हजार रुपए की आप पेमेंट कर रहे हो, फ्यूचर में इसकी वैल्यू 5525 रुपए हो जाएगी। क्योंकि आप समझिए, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको पहले साल में 1000 रुपए मिल गए, वो 1000 को 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देगा। दूसरे साल में फिर 1000 रुपए मिले, वो फिर इसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। तीसरे साल में 1000 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देगा। चौथे साल में 1000 मिले, उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, और हर साल में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। So that is why for the person who is receiving the money after the end of the 5 years, the value that he is getting is total 5525, not 5000 rupees. और आप भी इसी तरीके से सोचिए कि आपने जो पेमेंट कर दी, अगर आप ये पेमेंट आप ही के पास रहती, तो आप 5 साल में इसको 525 रुपीज दे रहे होते। तो इसका ही एन्युटी का यही फायदा होता है। अगर एन्युटी को मुझे बचाना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है, मैं आपको हर साल 1000 रुपीज पेमेंट नहीं करता हूं, आई विल मेक यू अ पेमेंट ऑफ 5000 रुपीज एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो ठीक है, मैंने अपनी फ्रेंड से लोन लिया, मैंने कहा कि तुम मुझे 5000 का लोन दे दो, मैं तुम्हें 5 साल के बाद ये अमाउंट वापस कर दूंगा। ठीक है, और मैं कितना वापस करूंगा? 5000 वापस करूंगा। तो मेरा दोस्त कह रहा है कि नहीं नहीं, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तुम मेरे से 5000 रुपये अभी ले जाओगे, 5 साल के बाद 5000 ही रुपए दोगे, तो ऐसे तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो मुझे एक काम करो, तुम मुझे हर साल 1000 1000 1000 रुपए पेमेंट कर दो। उससे क्या होगा कि उससे मैं इंटरेस्ट जो है मार्केट में जनरेट कर सकता हूं, और एक्चुअली में जो तुम्हारी पेमेंट होगी वो 5525 हो जाएगी। तो ये जो एडिशनल 525 रुपीज है, वो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। जो अमाउंट आपको पे करना है, उस अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेज टू द पावर ऑफ टाइम, जितने साल के लिए वो इंटरेस्ट आप पे लगेगा। तो अगर आपने 1000 रुपए पे करने हैं 5 साल के लिए, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट गया उसमें 1000 रुपए इंटू 1.05, सेकंड ईयर में 1000 रुपए इंटू 1.05 रेज टू पावर 1, नेक्स्ट 1000 रुपीज 1.05 रेज टू पावर 2। तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करके एक फॉर्मूला बनाएं, तो ये फॉर्मूला बनता है जो आपको याद रखना है। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी। यानी कि जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, आफ्टर द एंटायर पेमेंट्स आर मेड, उस पूरी पेमेंट की कितनी वैल्यू रहेगी, वो कैसे कैलकुलेट होगा? पहला है सी। सी जो पेमेंट आप कर रहे हो, जो फिक्स्ड पेमेंट है, जो फिक्स्ड अमाउंट है जो आप पे कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। आई इज इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि अगर 8% इंटरेस्ट है तो वो 0.08 लिखेंगे, अगर 50% इंटरेस्ट है तो वो 0.5 लिखेंगे। ठीक है, उसको 100 से डिवाइड करके लिख रहे हैं हम। तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर नंबर ऑफ पेमेंट, जितनी बार पेमेंट करनी है, -1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। सी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर n -1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन इन डेसिमल फॉर्म। राइट। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू हमने देख ली कि जो हमने पेमेंट्स की, उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू है, लेकिन ये जो पेमेंट्स कर रहे हैं हम, इसकी आज कितनी वैल्यू है, इसको भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि 1,000 की पेमेंट 5 साल के लिए मैं कर रहा हूं, तो फ्यूचर में वो टोटल पेमेंट 5000 ना होकर के 5525 होती है। लेकिन अगर मैं यही 1000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूं हर साल के एंड में, और अभी आज के समय ये जो टोटल अमाउंट है इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट होगा? 1000 रुपए जो मेरे पास 1 साल बाद में इसको पे करूंगा, ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो यानी कि साल के एंड में मैं पे कर रहा हूं, तो साल के एंड में जो मैंने 1000 रुपए पे किए, वो 1000 को साल के अंदर रख करके मुझे 952 रुपीज ही होते अगर, तो मैं उसको साल के एंड तक 1000 रुपए कर लेता, क्योंकि मेरे को 5% इंटरेस्ट मार्केट के अंदर मिल रहा है। सिमिलरली सेकेंड ईयर के एंड में जो मैं 1000 रुपए पे करूंगा, आज के समय उसकी वैल्यू 900 रुपए ही है, 907 रुपए। क्योंकि 907 रुपए को आज अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो आफ्टर 2 ईयर्स आई विल गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट मिला करके पेमेंट कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। तो ये बेसिकली बता रहा है कि आज के समय आई शुड हैव 4329 रुपीज, अगर मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हजार रुपए की पेमेंट करनी है, क्योंकि ये 439 जो 4329 रुपीज है, इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो अमाउंट जोड़ करके टोटल वैल्यू जो है वो 5000 की हो जाएगी। तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें पता चला कि जितनी भी एन्युटी चलती है, ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट चलती है, इस पेमेंट की शुरुआत में, इस पूरी सीरीज की शुरुआत में जो पूरी एन्युटी है उसकी वैल्यू अलग होगी, और एंड में उसकी वैल्यू अलग होगी। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। So just like calculating future value, we also have a formula for calculating present value as well. This is the formula. C again is the amount that has to be paid after every period. 1 plus rate of interest raised to power n minus 1 upon r into 1 plus raised to power n. So again this is the formula. These formulas has to have to be remembered. Nothing else you have to do. Just ये formulas आप याद रखिए। अगर क्वेश्चन आपको सिंपल या प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के आते हैं, तो आपको सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज को इनपुट करना है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर आंसर। राइट नाउ,
Just like we found the present and future value of ordinary annuity, we can also find the present and future value of due annuity, annuity due. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें साल की बिगिनिंग में ही 1000 रुपए की पेमेंट करनी है, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 टाइम्स आई विल मेक दिस पेमेंट. सो फॉर द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर 1000 रुपए की पेमेंट कर दी, फॉर बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर अगेन 1000 रुपए की पेमेंट कर दी, उसके बाद थर्ड ईयर में, उसके बाद फोर्थ ईयर में मैंने 1000 रुपए की पेमेंट कर दी और मेरी पूरी 5000 रुपए की जो पेमेंट है वो यहाँ पर हो गई. सो इट इज रन ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, राइट. सो अगेन इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर में जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी, 5801. क्योंकि पहले साल जो मैंने 1000 रुपए पेमेंट किया था उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगाया अगले 5 टाइम, मतलब 5 ईयर्स के लिए. उसके बाद जो सेकंड ईयर में मैंने पेमेंट की थी उसमें मैंने 4 साल के लिए पेमेंट लगाया. तो इस तरीके से अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो अगेन ये जो टोटल 5000 है, इस 5000 की वैल्यू फाइनल 5 साल के बाद कितनी हो गई, 5801 रुपीज, राइट. सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू. दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. अगेन कैश फ्लो into 1 plus interest into 1 plus interest raised to power n minus 1 upon rate of interest. This is the future value of annuity due. Similarly, we can also find out the formula for present value of annuity due, c into 1 plus r raised to power n minus 1 over r into 1 plus r raised to power n. Now you might find that these formulas are not very simple. I agree. सिंपल और कैलकुलेट करने, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के जो हमारे फॉर्मूलाज थे काफी सिंपल हैं, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी की हमें कैलकुलेट करनी है. हियर आर टोटल 4 फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू रिमेंबर. ये चारों फॉर्मूलाज हमको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे. या तो आप ये फॉर्मूलाज याद रख लो, या दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एग्जाम के अंदर. तो अगर आपको उन्होंने कोई छोटे टाइम का, छोटे टेन्योर का, छोटे पीरियड की पेमेंट्स बोल दिया 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई पेमेंट्स करनी है, तो वहां पर आप सिंपल कैलकुलेटर को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू जस्ट अप्लाइंग दीज फॉर्मूलाज. अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी भी एन्युटी का, तो आप उस अमाउंट को, जितना आपका कैश फ्लो है जो आप फिक्स पेमेंट कर रहे हो, उसको डिवाइड कर देते हो उस अमाउंट को बाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि अगर 8% है तो 0.08 हो गया तो 1.08 बन जाएगा. अगर आपकी इंटरेस्ट रेट लेटेस्ट से 10% है तो यहां पर 1 प्लस आर कितना होगा, 1.1. 1.1. तो इस तरीके से a बाय 1.1 रेज टू द पावर ऑफ ईयर्स, रेज टू द पावर ऑफ ईयर्स. तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर में सीधा अमाउंट को डिवाइड करते जाइए 1.01 से, और जितनी बार आप डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू आ जाएगी. एक बार डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपए आएगा पहले साल में, जब आपका जो एन्युटी ड्यू था उसको पेमेंट कर दिया आपने. सेकंड ईयर में उसको 1.05 से डिवाइड कर दो, एक बार दोबारा 1.05 से डिवाइड कर दो, एक बार दोबारा 1.05 से डिवाइड कर दो. कैलकुलेटर में तो बस आपको इक्वल टू दबाते जाना है, आपको ये वैल्यूज पता चलती जाएंगे और इनको ऐड करते जाओ, आपकी जो टोटल अमाउंट है वो आपका निकल करके आ जाएगा. तो दैट इज व्हाई आइदर यूज दीज फॉर्मूलाज or you can use the simple concept when we want to calculate the present value of the ordinary future value of the ordinary annuity. Let us say we want to calculate future value of the ordinary annuity. तो यहां पर आपको क्या करना है, हर साल आपका 1000 रुपए जो भी आपका कैश फ्लो है उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आप इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करोगे. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एन, जितनी बार आपको पेमेंट करनी है. तो आपको अगर लेटेस्ट से 5 ईयर्स के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी की पेमेंट करनी है तो आप उसे कैसे करेंगे, पहले साल में ए जो भी आपका अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 1 प्लस आर की पावर 0, तो वो आपका पहले साल के बाद अमाउंट इक्वल आ गया. उसके बाद इंटू 1 प्लस 0.5, उसके बाद दोबारा इंटू 1 प्लस 0.5, उसके बाद दोबारा इंटू 1.05, उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई करो 1.05 से. तो जितनी बार आप ये मल्टीप्लाई करते जाओगे आपकी जो अमाउंट आते जाएंगे उनको ऐड करते जाओ. दैट्स इट. So that is how you calculate the future and present value of ordinary annuity. There are two ways, either you use the formulas or you use this longer method where calculator is available, तो आप कर सकते हैं easily. ठीक है, तो इसी तरीके से आपके एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी इनकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज आती हैं. लेकिन अब हम बात कर लेते हैं डेट रीपेमेंट की. अगर लोन लिया है हमने तो उसको रीपेमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और किस तरीके से रीपेमेंट होगी दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड व्हेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लोन. तो देयर आर 3 बेसिक मेथड्स ऑफ पेमेंट विच आर इन प्रेवलेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन. पहला क्या है, इक्वल मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल. जितना टोटल अमाउंट आपने बोरो किया था उस अमाउंट का इक्वल शेयर आप हर महीने या हर पीरियड में आप लोग उसको पे कर दें. इसके अलावा उस पीरियड में जितना इंटरेस्ट लगा है उस इंटरेस्ट को पे कर दो.
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो इस तरीके के अंदर क्या होगा, लेट अस से मैंने 5,000 का लोन लिया है और मैंने 5,000 का लोन 5 साल के अंदर पे करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मैं हर साल क्या करूंगा, 5,000 में से 1-1 हजार रुपए में पे करता जाऊंगा और उस पीरियड में मुझे जितना इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा। यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मुझे 5,000 का तो 1,000 पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा टोटल 5,000 पे जितना मुझे इंटरेस्ट लगा है 5,000 के ऊपर, वो मैं पे करूंगा। नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल का 1,000 रुपए और पे करूंगा मैं, लेकिन अब मेरे प्रिंसिपल अमाउंट से 1,000 रुपए तो पे आउट हो चुके हैं। 1,000 रुपीज हैव बीन ऑलरेडी पेड आउट इन द फर्स्ट ईयर, सो नाउ ओनली 4,000 रुपीज के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। सिमिलरली थर्ड ईयर में 1,000 रुपीज और पे करूंगा और उसके अलावा मेरा ये एक्स है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो अमाउंट है जो मैं पे करता जा रहा हूँ प्रिंसिपल से, और ये मेरा एडिशनल इंटरेस्ट है जो वो चार्ज हो रहा है, और उसके बाद 3,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है ईएमआई, जिसको हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि टोटल वैल्यू जितना आपने लोन लिया था अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल है उसका इक्वल इक्वल अमाउंट आप पीरियड में दे रहे हो, और जितना आपके पास प्रिंसिपल बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो। इसके अलावा इक्वेटेड मंथली में हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट मिलाकर के हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू हम पे करें वो वैल्यू बराबर हो जाए। हर पीरियड में हमें बराबर पैसा जो है, हर महीने बराबर पैसा जो है वो हमें देना पड़े हमारे लेंडर को। ठीक है। नेक्स्ट होता है बुलेट पेमेंट और बलून पेमेंट। यहां पर हम इंटायर लोन, जो पूरा लोन लिया है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हम वो पूरे पीरियड को ओवर होने के बाद दे दें। यानी कि जितना मैंने लोन लिया था, जितने टाइम के लिए लिया था, जब टाइम पूरा ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं उसको लोन दूंगा। सॉरी, प्रिंसिपल भी पे करूंगा, इंटरेस्ट भी पे करूंगा। कोई पीरियोडिक पेमेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट की पीरियोडिक पेमेंट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा तरीका बलून पेमेंट में क्या होता है कि मैं इंटरेस्ट पीरियोडिकली दे दूं, लेकिन जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं पूरे पीरियड के एंड में दूंगा। तो अगर मैंने 5,000 का लोन लिया था तो मैं 5,000 रुपए आपको वापस करूंगा पूरे लोन टेन्योर के एंड पे, लेकिन बीच में जितना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिर्फ इंटरेस्ट में आपको पे करता जाऊंगा। So these are different types of repayment methods. Obviously, we know this equated monthly quarterly installment, that is EMI. This is the most popular feature और मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन्स, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर आपको हर महीने इक्वल पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से ज्यादा इजी होता है लोगों के लिए इस लोन्स का ट्रैक रखना, और लोगों को ईएमआई के ऊपर ही ज्यादातर लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है। एक एक करके तीनों मेथड्स को देख लेते हैं। लेट अस से द फर्स्ट मेथड, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आपको प्रिंसिपल की पे करनी है। तो नाउ योर फ्रेंड हैज बोरोड 1,000 रुपीज फ्रॉम यू एंड वांट्स टू रीपे यू ऑन अ मंथली बेसिस rather than the whole amount at the end of the year. सॉरी। तो इसका मतलब है कि 1,000 रुपए दोस्त ने आपसे लिया और वो बोल रहा है कि मैं आपको हर महीने पैसा पे करूंगा और आपको साल के पूरे एंड में जो है पैसा पैसा जो है नहीं दूंगा, मैं आपको हर महीने पैसा दूंगा। ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट ही विल ओ यू लेस इन प्रिंसिपल आफ्टर एवरी मंथ। हर महीने वो अपने प्रिंसिपल में से कुछ अमाउंट आपको पे कर देगा, तो हर महीने आपका जो टोटल लोन्ड अमाउंट है वो कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। हमेशा ध्यान रखिएगा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस में, यूजुअली इट विल बी गिवन पर एनम, यानी साल में 8%, तो ऑब्वियसली हर महीने 0.667%। ठीक है। जितना भी आपको एनुअल इंटरेस्ट होता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो मैंने मंथली रेट क्यों निकाला, क्योंकि मुझे मंथली बेसिस के ऊपर लोन पेमेंट करनी है। तो अब जो दोस्त मेरा पेमेंट करने जा रहा है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेगा मुझे प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल कितना है, 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए वो पूरे साल में पे करेगा, यानी कि 12 महीनों के अंदर वो उसको पे करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो एवरी मंथ द पेमेंट इज कमिंग आउट टू बी 83.33, बिकॉज 1,000 डिवाइड बाय 12 इज 83.33, राइट। तो हर महीने 83.33 की तो प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा है, और इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसके ऊपर ही पेमेंट कर रहा है। तो जो पहला महीना है उसने पूरा 1,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, तो वो पहले महीने के बाद 83.33 रुपीज प्रिंसिपल के पे करेगा एंड 6.67 रुपीज पे करेगा इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू 0.667% ऑन 1,000 रुपीज। ठीक है। टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 90 रुपीज। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ में अब उसके पास 1,000 रुपए का लोन नहीं है, क्योंकि उसने 83.33 की पेमेंट कर दी है, तो अब उसके पास 916 रुपीज का लोन है, राइट। और उसने अगेन 83.33 पे कर दिए, तो बचे हुए रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर से कम इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 89.44। तो जैसे जैसे हमारे मंथ आगे बढ़ेंगे, ये जो पेमेंट होती जा रही है, ये पेमेंट जो है वो कम होती जाएगी, हर महीने उसको जो अमाउंट देना है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, दिस इंटरेस्ट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग।
क्योंकि इंटरेस्ट क्यों डिक्लाइन हो रहा है? वेरी सिंपल, क्योंकि दिस प्रिंसिपल पेमेंट इज बीइंग मेड आउट, तो जो आपका लोन का बैलेंस बचा है वो भी बैलेंस कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। तो ये तो होता है इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, बिकॉज यहाँ प्रिंसिपल की इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रही है, इस वजह से इंटरेस्ट अनइक्वल है और आपका टोटल जो पेमेंट है वो भी अमाउंट अनइक्वल है। क्लियर? तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि हर महीने टोटल पेमेंट कितनी करनी है, वो कम होती जा रही है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं ईएमआईज में पे कर दूं, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में पे कर दूं। और इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला, पी इंटू आर। पी इज द प्रिंसिपल रेट, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट पीरियड, यानी कि अगर हर मंथ में इंस्टॉलमेंट देना है तो मंथली इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है वो हम यहां पर लेंगे। अगर साल में एक बार आपको ईएमआई देनी है तो आपका साल का पूरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यूजुअली क्योंकि ईएमआई मंथली होती हैं तो यहां पर हम मंथली इंटरेस्ट को यूज करते हैं, राइट। फिर टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी वो हम n लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमआई। यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेट अस से योर फ्रेंड हैज बोरोड रुपीज 1 लाख फ्रॉम यू। 1 लाख रुपए आपसे फ्रेंड ने ले लिए, एंड ही वांट्स टू रीपे यू ऑन अ मंथली बेसिस रादर देन एट द एंड ऑफ द ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, दैट मींस 1% पर मंथ। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं। इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना है? 10 लाख। ठीक है, ये मैंने कितना अमाउंट लिख दिया? हाँ, दिस इज योर 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट में हर मंथ का कितना लगा रहा हूं? 1%। तो मैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखूंगा? 0.01 इंटू 1.01 रेज टू पावर 12 ओवर 1.01 रेज टू पावर 12 minus 1. Solve this using a calculator. If you solve this using a calculator, this will be the amount come out. ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी अप्रोक्सीमेटली 885, 8,885 ये 885 जो है हमारा कैसे डिवाइड होगा? आफ्टर 1 मंथ दिस 885 कंटेन्स 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट एंड बैलेंस ऑफ 7,885। बैलेंस कितना बचा? 7,885। नेक्स्ट मंथ के बाद दोबारा से 8,825 रुपए करोगे, इसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना बन गया? 921 रुपीज, राइट। एंड बैलेंस ऑफ ईएमआई कितनी बच गई टुवर्ड्स प्रिंसिपल? 7,964। क्योंकि आपने लोन आउटस्टैंडिंग जो है आप देख रहे हैं वो लोन आउटस्टैंडिंग हर साल कम होता जा रहा है, आपका इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है, और जो बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस भी जो है वो जितना बैलेंस आपका ईएमआई का बचा हुआ वो बैलेंस जो है टुवर्ड्स प्रिंसिपल वो बढ़ता जा रहा है। सो इस वजह से आपका जो टोटल पेमेंट आप हर महीने की कर रहे हो वो बराबर रह रही है। तो दैट इज हाउ ईएमआई में ये अमाउंट जो आपको हर महीने पे करना है वो बराबर हो गया, वो बराबर हो गया। और दिस अमाउंट एक्चुअली कंटेन्स पार्ट पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल की तरफ 7,885 रुपए गए और इंटरेस्ट की तरफ 1,000 रुपए गए। सेकेंड मंथ में 7,964 ये प्रिंसिपल की पेमेंट हुई है, 921 इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है। तो जो हर साल आगे बढ़ रहे हो हर महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जो आपने ईएमआई जो टोटल प्रिंसिपल लिया था उस प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो आप धीरे धीरे करके पे कर रहे हो। पहले सालों में पहले मंथ्स के अंदर जो प्रिंसिपल का कम कम हिस्सा जा रहा है पेमेंट में, और जो बाद के लेटर ईयर्स होंगे वहां पर ज्यादा हिस्सा जो है वो प्रिंसिपल का पेमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो वहां पर कम हो गया। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द ईएमआईज। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ दीज क्वेश्चंस इफ दे कम इन द एग्जाम, अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके पास चॉइस है दोस्तों। आपके पास चॉइस क्या है कि या तो आप इन फॉर्मुलास को याद करिए बहुत सिंपल और कैलकुलेटर यूज करके वहां पर आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल है, दिक्कत आती है, यू लीव दीज न्यूमेरिकल्स एंड यू गो अहेड एंड यू रीड अपॉन द थ्योरी पार्ट एंड यू कैन ऑल्सो पास द एग्जाम वेरी कंफर्टेबली इफ यू इवन डू नॉट अटेम्प्ट दीज न्यूमेरिकल्स। अगर आप एन्युइटीज के बॉन्ड्स के न्यूमेरिकल्स छोड़ भी दे तब भी आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। मैंने आपको ये फॉर्मूलाज क्यों कवर करवाए हैं? सो एज टू मेक श्योर कि इफ यू आर good in mathematics and if you are good in grasping these concepts, you can very easily apply these formulas and you can come up with your answer. Next comes bullet or balloon repayment. This is the payment where the entire amount is repaid at the end of the period. यानी कि आपने जितना 1 लाख 10 लाख 5 लाख का जो भी लोन लिया था आपने, वो पूरा लोन पीरियड के एंड में आप पे करोगे अलॉन्ग विथ द इंटायर इंटरेस्ट जो आपको पूरे टाइम पीरियड में चार्ज हुआ है। यानी कि साल के 5 साल के बाद 6 साल के बाद जब भी आपका लोन एंड होता है आपको सारी पेमेंट उसी टाइम करनी, राइट। सो दिस अमाउंट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बीच में कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी, ना आपका बैलेंस कम हो रहा है ना आपका प्रिंसिपल कम हो रहा है। आपको जितना इंटरेस्ट लग रहा है वो साल के एंड में ही देना है, यानी कि पूरे लोन पीरियड के एंड में ही देना है। सो देर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस। तो यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिपे द लोन्स, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इफ आई टेक अ लोन ऑफ लेट अस से 1 लाख रुपीज,
for 5 years, let us say at a 10% interest. So after 5 years I will have to pay the entire 1 lakh. 1 लाख रुपए मैं पूरा पे करूंगा, और उसके बाद क्योंकि मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलता है हर साल के ऊपर, तो मुझे 10,000 रुपए हर साल जो है वो मुझे पे करने पड़ रहे हैं। और 10,000 रुपए 5 साल में जो मैं पे करूंगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 50,000 रुपीज। तो आफ्टर द एंड ऑफ 5 years आई हैव टू पे 1 लाख रुपीज एंड ऑल्सो 50,000 रुपीज इन एडिशन। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन मुझे इकट्ठे आता है 5 साल में, और 5 साल से पहले बिल्कुल भी पेमेंट का बर्डन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर हम एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर सकते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है? Whenever we know that we have to pay a fixed amount of money, or we will need a fixed amount of money after a fixed number of years, मुझे अगर पता है कि x years के बाद मुझे इतना अमाउंट चाहिए, किसी भी रीजन से, क्या है मुझे लोन पे करना है, चाहे मुझे कोई एसेट खरीदना है, चाहे मुझे कोई खर्चा करना है, वट एवर रीजन, इफ आई ऑलरेडी नो दैट आफ्टर x नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल, 10 साल, 7 साल या 10 महीने, 5 महीने, कितने भी टाइम पीरियड के बाद मुझे पता है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, आफ्टर x years आई विल नीड दिस मच अमाउंट, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑलरेडी एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर देता हूं। उस फंड के अंदर मैं लगातार पैसा इस हिसाब से डालता हूं कि इतने टाइम पीरियड के बाद, 5 साल 10 साल बाद, जब भी मुझे जरूरत है, इतने टाइम पीरियड के बाद उस फंड में मेरा उतना अमाउंट बच जाए जितने अमाउंट की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज क्रिएटेड टू रीपे द लोन अंडर दिस मेथड, सो दैट आफ्टर एंड ऑफ 5 years हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन ना पड़े। तो मैं आज से ही जितना भी मुझे पेमेंट 5 साल के बाद करना है, उसके हिसाब से पैसे मैं आज ही सिंकिंग फंड के अंदर सेव करने लगूंगा। एक तरीके से ये हमारा सेविंग फंड है। क्लियर हो गया? तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बलून repayment, here you can see the future value of annuity, because here we'll have to calculate the future value कि 5 साल में जो मुझे 5,000 रुपए जो है देने हैं, या 5 साल के बाद मुझे 1 लाख या 10 लाख रुपए देने हैं, तो मैं आज से जो मनी सेव करूंगा सिंकिंग फंड में, तो आप समझिए उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू चेंज हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि आज जो मैं सिंकिंग फंड में पैसा डाल दिया, इसके अंदर जो अमाउंट है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट नेक्स्ट 5 years के लिए नहीं मिल रहा है, तो मेरा फ्यूचर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दैट दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। सो हियर एफ इज द फ्यूचर वैल्यू, ए इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स जितने टाइम के लिए वो पेमेंट जो है मुझे वो करनी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, तो मेरी ये फ्यूचर वैल्यू लोन रीपेमेंट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आज मैं जितना मनी सेव कर रहा हूं, वो कितना मनी में सेव करूं कि नेक्स्ट 5 years के अंदर, नेक्स्ट पूरे लोन पीरियड के अंदर, मेरा फ्यूचर में एंड में जाकर के मेरा टोटल वैल्यू उतना ही आए जितना मुझे पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज अगेन द फॉर्मूला दैट वी विल यूज टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी ए। जो एन्युटी यानी ए अमाउंट मुझे हर साल पे करना है, और इतने साल पे करना है, तो उतने सालों के बाद मेरा कितना वैल्यू एन्युटी का बन जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, if you wish an annuity to grow to 17,000 over 5 years so that you can replace your car, what monthly deposit would be required if you could invest at 12% compounded monthly? Now you will need 17,000 rupees। ठीक है, कितने चाहिए? 5 साल के बाद चाहिए। क्यों चाहिए? कार खरीदनी है, तो 17,000 रुपए 5 साल के बाद चाहिए। तो मुझे आज से कितना मंथली डिपॉजिट करने की जरूरत है, ताकि मैं 5 साल के बाद 17,000 रुपीज जमा कर लूं। यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि द इंटरेस्ट दैट वी कैन इन्वेस्ट एट इज 12% कंपाउंडेड मंथली। 12% का एनुअल इंटरेस्ट है, लेकिन वो मंथली कंपाउंड होता है। मंथली कंपाउंड का मतलब है कि हर साल इंटरेस्ट के, हर महीने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 12% इज द एनुअल इंटरेस्ट, so my monthly interest is, monthly interest is 1%, 1%, and after every month the interest has to be compounded, right? So now the future value that I need is 17,000 rupees. Time period is 5 years. लेकिन आपको ध्यान रखें कि कितनी बार आपको पेमेंट करनी है, आपको हर महीने पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड मंथली, राइट? सो इफ आई यूज द वैल्यू, इफ आई यूज द फॉर्मूला, आई नो माई इंटरेस्ट इज 0.01, 1% का इंटरेस्ट है, 0.01 का इंटरेस्ट आ गया। कितनी मुझे टोटल पेमेंट करनी है? मुझे हर महीने पेमेंट करनी है 5 सालों के लिए। सो 5 into 12 is 60, राइट? एवरी month payment has to be made, and it has to be made over 5 years, so the total number of payments that I have to make is rupees 60, and interest कितना है? इंटरेस्ट हमारा निकल कर आया 0.01। तो यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर, फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए मुझे? 17,000 रुपए। मुझे 5 साल के बाद मेरे फंड में 17,000 रुपए चाहिए, और अमाउंट कितना मुझे मंथली डालना है, वो अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने 1 प्लस 0.01 रेज़्ड टू पावर 60 माइनस 1.1 ओवर 0.01, ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो इन कैलकुलेटर यू कैन पुट द वैल्यू 17,000 इज इक्वल टू ए
into 1.01 raised to power 60 minus 1 over 0.0. अगेन यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट दिस, और जब ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर, ए विल कम आउट टू बी 208.16 रुपीज एवरी मंथ. यू विल हैव टू पे 208.16 रुपीज इनटू योर सिंकिंग फंड. और अगर आप उसको 12% के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड करवाते हो तो आपको 5 साल के बाद जो पूरा अमाउंट है वो 17,000 रुपए का मिलेगा. ये हमारा फॉर्मूला है. क्लियर हुआ आपको? So this is how we calculate the numericals. These kinds of simple numericals will be there in the exam. So if you have the additional time and if you have the energy to focus on these numericals, you can solve these simple numericals very easily using a calculator. लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके लिए complicated हो रहा है and you do not want to waste your time and energy in this, you can leave this topic. This is I'm also telling you कि इन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कराना, एन्युइटीज के न्यूमेरिकल्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं अगर, तो आप उनको छोड़ दीजिएगा. डेट रिपेमेंट के अगर न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, यू कैन ऑल्सो लीव देम आउट. ओके, नो वरीज अबाउट दिस. तो दिस इज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. जय हिंद एंड जय भारत.